करंट अफेयर्स के एक और अंक में आपका हम स्वागत करते हैं। ये जो भी सीरीज है उसमें हम आपको डेली वो टॉपिक्स एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं जहाँ से हम वो कहते हैं ना कि भाई जैसे प्रीलिम्स के, मेंस के, इंटरव्यू के फैक्ट निकाल पाएँ और अगर फैक्ट भी नहीं निकाल पाएँ तो एक इन्फॉर्म्ड सिटीज़न तो बन पाएँ। क्योंकि इट इज़ ऑलवेज़ गुड टू गैदर नॉलेज, दैट नॉलेज विल सर्व यू इन वन वे और द अनदर। कहीं पर आपको वो नॉलेज काम करेगा। जैसे पूर्व के जो लेक्चर हैं उसमें हमने चाहे वो अग्निवीर के बारे में बात करी, चाहे वो यूएसए और ईरान, इंडिया के इंडोनेशिया रिलेशंस के बारे में। तो जैसे आज की अगर हम अपडेट के बारे में बात करें तो देखिए वापस से खतरा जो है वो होर्मुज में इस समय वापस मंडराने लग गया है। जैसे ही ये फ्यूनरल प्रोसेशन एक तरह से एंड हुआ या उसके मिड में था, यूएस और ईरान में वापस से फाइटिंग जो है वो देखी जा रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से निकलने वाले जो जहाज हैं, उनके कमर्शियल शिप्स के ऊपर ईरान की ओर से एलिजेड अटैक्स किए गए और उसकी कंडेमनेशन कतर, सऊदी अरबिया या फिर जो यूएस के अलाइड पार्टनर्स हैं, उन्होंने भी की और उसके बाद में लास्ट नाइट यूएस ने ईरान के ऊपर बॉम्बार्डमेंट स्टार्ट किया। करीबन 80 से ज़्यादा ठिकानों पर जो हैं वो यूएस ने अटैक किए हैं। तो अब सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि भाई जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था यूएस और ईरान के बीच में, उसकी क्या वैलिडिटी रह जाएगी? तो अगर हम ट्रुथ सोशल जो कि यूएसए के प्रेसिडेंट जो हैं उसका उपयोग करते हैं, कई सारे मैसेजेस वहाँ से आते हैं, तो उन्होंने वहाँ पर ये लिखा है कि डील यानी डील बिटवीन ईरान एंड यूएसए इज़ ऑलमोस्ट ओवर नाउ। उसका आप ये मतलब निकाल सकते हैं कि दोनों देशों के बीच में डील जो है वो बहुत ही अब डेलिकेट नेचर पर पहुँच गई है। कोशिश ये हो रही है कि भई कैसे अब ईरान के जो जब अब मतलब अटैक्स उन्होंने कमर्शियल शिप्स पे किए या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर टोल लगाने के बारे में बात या उसको एक तरह से ईरान के बैकयार्ड की तरीके से समझा जाए, इस तरीके जो भी कोशिशें थी, अब उसके ऊपर ब्रेक लगाने का काम जो है वो हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हों। तो अगर ये डील एक तरह से खटाई में पड़ती है, तो फिर इसका फिर से वापस से पूरे वर्ल्ड को नुकसान होगा। थोड़ा मैं आपको बता दूँ हुआ क्या है। तो ट्रंप ने कहा है कि हमने पिछली रात ईरान पर जोरदार हमले किए और खतरनाक लोगों को हमने निशाना बनाया और जितनी बार ईरान हमला करेगा उसका जवाब जो है वो यूएस देगा। करीबन 80 से ज्यादा जो ठिकाने हैं वहां पर यूएस ने अटैक किया है। अब फिर से अगर वेस्ट एशियन जो रीजन है अगर वापस से बॉइलिंग स्टेज पर आता है, कॉन्फ्लिक्ट वहां पर बढ़ते हैं, तो डेफिनेटली आपको पता है हमने जो पहले भी चर्चा की थी उसके सोशल, उसके इकोनॉमिक नुकसान पूरे विश्व को और इवन भारत को भी होंगे। क्रूड ऑयल जो कि $70 के आसपास था, अब वह बढ़ करके 76-77 डॉलर पर पहुंच गया है। और अगर ये कॉन्फ्लिक्ट लंबा खिंचता है या फिर यूएस और ईरान के बीच में जो 60 डे की जो एक बातें चल रही थी, अगर उसमें किसी प्रकार की रुकावट आती है, तो डेफिनिटली इट विल मतलब ब्रिंग अनदर चैलेंज फॉर अस। तो अगर पिछला देखें तो ईरान ने होर्मुज में 3 टैंकरों को निशाना बनाया और खामनेई के अंतिम संस्कार के बीच में जो है ईरान ने ये घटनाएं की। तो इसका मतलब ये था कि कहीं न कहीं ईरान ने चेतावनी दी है कि हमारी तरफ से अगर जो भी तय रूट है उसका इस्तेमाल टैंकर्स ने नहीं किया, तो वी आर रेडी टू स्ट्राइक अगेन। और उसी फिलॉसफी को उन्होंने फॉलो करते हुए वहां पर अटैक किए हैं। एक बात तो ये, दूसरा उसमें ये है कि भाई अगर कोई भी जहाज इस तय रूट के अलावा रूट अगर लेगा, तो उसकी सुरक्षा की गारंटी ईरान नहीं दे सकता। तो उसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि वी आर द वन हू आर कंट्रोलिंग द स्टेट ऑफ हॉर्मुज एंड इट डिपेंड्स ऑन अस एंड अस ओनली। आपको अगर परमिशन लेनी है तो आप लीजिए, अदरवाइज़ आप यहाँ से नहीं निकले तो बेहतर है। तो जो पहले की व्यवस्था थी प्री ईरान वॉर के पहले, कि भाई जिसमें ईरान जो है वो इस प्रकार की बातें नहीं करता था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अगर आपको निकलना होगा तो यू हैव टू प्रोवाइड सम फीस टू अस। हो सकता है उसके ऊपर अब ब्रेक लगाने की कोशिश ईरान कर रहा हो। और ये प्रकार की व्यवस्था अगर होती है तो यूएस को भी पसंद नहीं है, क्योंकि यूएस के कई सारे जो अलाइज हैं इवन वेस्टर्न एशियन रीजन में, वो भी इस बात को कतई स्वीकार नहीं करेंगे। कतर से लेकर सऊदी अरबिया, यूएई से लेकर के इजिप्ट, ये कतई स्वीकार नहीं करेंगे कि भाई ईरान जो है यहां से टोल वसूलने लग जाए। दूसरा, कतर ने जो होर्मुज में ईरानी हमले हुए हैं उसके लिए ईरान को पूरी तरीके से जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने जो है
ईरान के जो एम्बेसडर हैं, उनको भी वहाँ पर तलब किया और कहा कि इफ द कॉन्फ्लिक्ट इन दिस रीजन अगेन ग्रोज, देन इट विल बी टू नोबडीज एडवांटेज। स्टेट ऑफ हॉर्मुज से जो भी चीजें सप्लाई होती हैं, ओवरनाइट हम पाइपलाइन नेटवर्क नहीं एस्टेब्लिश कर सकते कि भाई उसकी वजह से तेल जो है वो सप्लाई हो जाए। तो तीसरा जो बात है वो ये कि अमेरिकी जो धमकियां हैं या जो माहौल अभी क्रिएट हो रहा है, जिसमें डील को ऑलमोस्ट डेड बताया जा रहा है, या फिर लगातार जो हमले हो रहे हैं, 80 से ज्यादा जो टारगेट हुए हैं, उसमें भी ईरान ने बोला है कि हम इन धमकियों से डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि उसके पास सबसे बड़ा जो लीवर है वह है ग्लोबल एनर्जी सप्लाई को चोक करना, जो कि ज्यादातर 20%, यानी वर्ल्ड की पूरी ऑयल जो सप्लाई है, एनर्जी सप्लाई है, उसमें एलएनजी भी आ जाती है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते निकलती है, इसलिए बड़ा डिफिकल्ट जो है माहौल है। तो अपनी जियोग्राफी को सबसे बड़ा वेपन इस समय ईरान बना रहा है। आपको ये भी सोचना होगा कि भैया जो लाखों की भीड़ वहां पर उमड़ी तेहरान में, क्या वो तो कारण नहीं है, क्योंकि वहां पर नारे खूब लगे यूएस के खिलाफ, ईरान के मतलब जो ईरान के अटैकर्स हैं, इवन इजराइल उसके खिलाफ भी, तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि ईरान की लीडरशिप को वो प्रकार की फंडामेंटलिज्म, एक हार्ड कोर मतलब नेतृत्व वापस से प्रदर्शित करने के लिए कहीं ये प्रकार के अटैक्स उन्होंने किए हों और बताने की कोशिश की हो ईरानियन जनता को कि वी आर स्टैंडिंग विद यू। तो ये अगर कारण है तो हमें थोड़ा सा समझना होगा कि दिस इज अ ट्रांजिशन पीरियड इन विच द सेंटिमेंट ऑफ द पीपल वर हायर, एंड मे बी द Iranian leadership wanted to show to the world or show to the Iranian population कि believe in us, we are रिफ्लेक्टिंग ऑन योर इमोशंस, यानी आपके जो इमोशंस हैं उनका हम ध्यान दे रहे हैं, और जो भी हम कर रहे हैं वो ईरान की संप्रभुता को समझौता वहां पर नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं ये भी आपको समझना चाहिए। देखिए, अगर ये हमले लगातार होते हैं तो पहले मैंने आपको ये बता दिया था कि नेटो जो कंट्रीज हैं वो इसमें बिल्कुल अभी भी उनके कूदने के आसार नहीं हैं, क्योंकि नेटो को जिस हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता में आने के बाद में हैंडल किया है ना, वो नेटो की खुद की प्रासंगिकता पर सवाल खड़े करना, और उसी के साथ में नेटो के मेंबर्स में एक तरह से डिस्ट्रस्ट पैदा करने वाला भी फैक्टर बना, जहां पर फेब्रुअरी में स्टार्ट हुआ ये वॉर, और उसके बाद में यूएस ने जो अपील की नेटो कंट्री से कि कम एंड सिक्योर द नेटवर्क, जहां से स्टेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते से एनर्जी निकल रही है उसको सिक्योर करने में हमारी मदद कीजिए, लेकिन साफ साफ जो है वो मना किया गया नेटो के अलाइज के द्वारा। तो अभी भी ये माहौल बन सकता है कि नेटो का एक तरह से फिर से टेस्ट हो रहा हो कि भाई वेदर वी शुड स्टैंड बाय व्हाट द यूनाइटेड स्टेट्स सेज, और वी शुड स्टैंड बाय व्हाट आवर मेजर कंसर्न्स आर। अब जो है तुर्की की राजधानी में जो नाटो समिट हो रही है, उससे पहले नाटो के जो चीफ हैं, उन्होंने कहा है, नाटो के चीफ का नाम है मार्क रूट, उन्होंने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच में जो 14 पॉइंट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग शामिल हुई थी, साइन हुई थी, और उसके तहत जो सीज फायर हुआ था, अब ईरान ने इसका हमला किया है, तो अमेरिका को इसका मजबूती से जवाब देना चाहिए। वहां पर नेटो कंट्रीज के बारे में भी कुछ नहीं लिखा हुआ। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं, जब भी इन टॉपिक के बारे में बात होती है तो आप थोड़ा सा अपना दिमाग थोड़ा विस्तृत करके ये भी ध्यान रखें कि नेटो क्या होता है, आर्टिकल 5 उसका क्या है, कलेक्टिव डिफेंस क्या है, अगर नेटो मेंबर इसमें इस्तेमाल अपना मतलब सहयोग नहीं कर रहे हैं तो क्या नाटो को डेंजर है, नेटो को डेंजर है तो वो क्यों है, भारत में भी कोई ऐसी व्यवस्था है क्या, भारत जो है क्यों नहीं इस प्रकार के रीजनल ग्रुपिंग्स क्रिएट कर पा रहा है, ये भी आपके थॉट प्रोसेस में आना चाहिए। मैं आपको बता दूं हमने पहले भी इनके बारे में चर्चा की है। इवन ये भी आपको हो सकता है कि भाई दिमाग में आना चाहिए कि भाई जो ग्लोबल एनर्जी सप्लाई है, अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज में इसी तरीके से हालात रहे तो क्या असर पड़ेगा, भारत के ऊपर क्या असर पड़ेगा, पूरे वैश्विक समुदाय के ऊपर क्या असर पड़ेगा, हमारी सोसाइटी के ऊपर क्या असर पड़ेगा। और ये हमने पॉवर्टी एलिवेशन से लेकर के एजुकेशन, गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू मार्जिन हैं उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, सबके बारे में जो है हमने पहले आपको बता दिया था। इवन अगर मतलब ये तेल महंगा भी होता है ना, तो तेल की कम मतलब उपलब्धता से ज्यादा असर ये तेल की हाई प्राइसेस भी करती हैं, और उसकी वजह से भी जो है फिस्कल डेफिसिट, इस प्रकार की कंडीशंस जो हैं हमें झेलनी पड़ती हैं। अब आज ही जैसे आपने देखा, जैसे ही ये ऐलान होता है, ट्रंप का ये बयान आता है कि डील जो है एक तरह से सीज फायर खत्म हो चुकी है, तो हमारा जो सेंसेक्स है वह 20 मिनट्स के अंदर अंदर में 1000 पॉइंट्स गिर गया आकर के। तो इसी तरीके से निफ्टी गिरा। तो यह है करीबन करीबन 2.5% से अगर गिर रहा है,
2% के आसपास अगर गिर रहा है सेंसेक्स विद इन अ स्ट्रोक ऑफ अ मिनट, तो आप समझिए अर्थव्यवस्था कितनी जो है वो दिक्कत में आती होगी। कई जगह है पर तो इवन एयरलाइंस ने भी ये हवाई क्षेत्र से बचने की सलाह दी है। 6% के आसपास तेल में जो उछाल आया उससे करीबन $76 प्रति बैरल तेल पहुंच गया। तो हमें जो है वो समझना है कि भाई ये जो निशाने बनाए जा रहे हैं उसके कारण आर्म्स रेस भी होती है। आर्म्स रेस का मतलब क्या है कि भाई आप अगर ईरान से यानी आप अगर वेस्ट एशियन रीजन में हैं और आपको अगर ईरान से अपने आप की भी रक्षा करनी है, तो आप वो वेपन्स को बाई करने के लिए सोचोगे और बाई कहाँ से करोगे? ज़्यादा जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो अमेरिकन या फिर हो सकता है थोड़ी बहुत यूरोपियन कंट्रीज़ में। तो फिर से एक तरह से उन्हीं का फ़ायदा हुआ। तो आपको फिर ये भी देखना होगा कि पोस्ट अमेरिकन ऑर्डर के बाद में हम जो हैं हमारी सुरक्षा कैसे करेंगे? एंड दिस अप्लाइज टू अक्रॉस द वेस्ट एशियन रीजन फ्रॉम इराक टू सऊदी अरेबिया, फ्रॉम ओमान टू कतर, फ्रॉम यूएई टू अन्य मतलब अदर जो कंट्रीज हैं, इन सब के लिए वो समान मात्रा में लागू होता है। दूसरा आपने इसी में अगर हम बात करते हैं तो चाइना ने एक रिसेंटली सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया और वह टेस्ट कहाँ किया? पैसिफिक ओशियन में। तो ये क्या दिखाता है? ये एक तरह से पूरे विश्व के लिए स्पेशली अमेरिका और जो उसके इंडो पैसिफिक में जो पार्टनर्स हैं उनकी आंख खोलने वाला टेस्ट था। दूसरा, न्यूक्लियर आर्म्स रेस में हम उसको कैसे जो है वो न्यूक्लियर भाई लोग इस्तेमाल ना करें, तो न्यूक्लियर वेपन का प्रोलिफरेशन कम करने के लिए जो ट्रीटीज हैं, चाहे वो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटीज हों, चाहे वो स्टार्ट ट्रीटीज हों, चाहे वो सीबीडीटी हों, ये सब एक तरह से संदेह के घेरे में आ जाती हैं अगर इस प्रकार से कंट्रीज लॉन्ग रेंज वेपन सिस्टम का विद न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज और वो कंट्री जिनके पास P5 मेंबर हैं वो यानी जिनके पास वीटो पावर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में और उस जिसकी मतलब अगर इकोनॉमी के बारे में बात करें तो सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। अगर वो ऐसा करते हैं और जिनकी पहले से भी जो हिस्ट्री रही है वह एक्सपेंशनिस्ट यानी विस्तारवादी सोच की रही है, जहां पर 9 डैश लाइन जो कि हमने पहले आपको बताया था, एक बार जरूर उसको देख लें। और दूसरा जो साउथ चाइना सी में उनके द्वारा जो आर्टिफिशियल आइलैंड्स क्रिएट किए जा रहे हैं, तो और परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का जो 2015 का फैसला जो फिलीपींस के समर्थन में आया था उसको भी नहीं माना गया, तो उससे कहीं ना कहीं संदेह का घेरा सामने नजर आता है कि भाई ये कहीं ना कहीं चाइना के द्वारा कोशिश तो नहीं है जिसमें एडवांस्ड ऐसी मतलब तकनीक विकसित की जाए जिसकी वजह से न्यूक्लियर डेटरेंस की भी फैसिलिटी चाइना के पास आए और अगर कल को ताइवान को मान लो अटैक करता है चाइना उसको अपने मिलाने के लिए, तो फिर जो है पूरे विश्व को भी ये संदेश देना कि भाई वी कैन फायर long distances on your vessels, on your submarines, because we have this capability, so you be under your own limits। कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है दिखाने की कोशिश हो कि यूएसए या उसके अलाइज वो अपनी ही लिमिट में रहें। अगर ऐसा होता है तो चाइना की जो मेरीटाइम रीच है उसको बढ़ावा मिलेगा। इंडो पैसिफिक जो रीजन है उसमें स्ट्रेटेजिक कंपटीशन बढ़ सकता है। तो चाइना की जो नेवी है उसने ये बैलिस्टिक मिसाइल एक सबमरीन से रशिया के साथ जॉइंट एक्सरसाइज करते हुए उस समय दागी थी। ये जो मिसाइल है वह करीबन 6000 किलोमीटर ट्रेवल की है। 7200 किलोमीटर की इसकी मैक्सिमम रेंज बताई जा रही है और अगर कम पेलोड हो तो 10,000 किलोमीटर के आसपास इसको बताया जा रहा है। तो जो कैरियर है ना, उसको एक तरह से डिफाइन किया जा रहा है कि न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन की जो कैपेसिटी है ना, उसकी चाइना को ये बढ़ा सकता है। तो ये लॉन्ग रेंज जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं, वह आपको बता दें भारत के लिए भी एक बड़ा दिक्कत खड़ी करती हैं। हालाँकि भारत एक लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम जिसको हम बीएमडी सिस्टम कहते हैं, उसके ऊपर काम कर रहा है। हमारा जो डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसने रिसेंटली 2 ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर्स को डेवलप किया था, जो कि हमारा मल्टी टायर्ड यानी जो हमारी मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है, उसको और ज़्यादा प्रभावी बना सकें। इसमें आपको ये भी सोचना होगा कि भारत जो है वो इज़राइल के साथ में और यूएस के जो एयर डिफेंस सिस्टम है उनके साथ में और जो रशिया के एयर डिफेंस सिस्टम है उनमें सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी, सबसे ज़्यादा बेहतर जो अमालगमेशन है वो कैसे हो सकता है इसकी तरफ भी कार्य कर रहा है।
आपको मैं बता दूं, एक्सो एटमॉस्फेरिक जो स्पेस है उसमें भी भारत ने टेस्ट किए हैं, जिसमें लॉन्गर रेंज मिसाइल्स, फास्टर मिसाइल्स या इंटरकॉन्टिनेंटल जो मिसाइल्स आ रही हैं उससे भारत की भी रक्षा की जा सके। हालांकि आपको ये समझना होगा कि भारत का कोई भी कोना अब चाइना की रेंज से जो है वो बाहर नहीं रहेगा अगर इस प्रकार के वेपन्स डेवलप कर लिए जाते हैं तो। हालांकि भारत के पास अभी भी अग्नि 5 का जो प्रोग्राम है उसमें जो अनऑफिशियल रेंज बताई जाती हैं वो कहा जाता है कि ऑलमोस्ट वी हैव क्रॉस्ड द इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल रेंज, जो कि 10,000 किलोमीटर्स के आगे पीछे हैं। लेकिन ऑफिशियल वर्जन्स में अभी भी हम 5,000 किलोमीटर दूर मार करने वाली क्षमताएं ही रखते हैं। पैसिफिक ओशियन में अगर यूएसए इस प्रकार की थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए अगर अपना मतलब जाल फैलाता है, तो उससे इस पैसिफिक ओशियन में आर्म्स रेस के और बढ़ जाने की उम्मीदें रहेंगी। जापान के बारे में आपको पता है ही, जापान जो है किस तरीके से कोशिश कर रहा है। साउथ कोरिया जिस हिसाब से जो है जापान के साथ में अपने रिलेशनशिप को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। तो यह भी एक तरीका है कि जिसकी वजह से न्यूक्लियर आर्म्स रेस इस पर्टिकुलर रीजन में भी बढ़ जाए। तो ये वर्ल्ड के लिए एक अच्छी खबर नहीं है। दो कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन इस समय दिल्ली के जो हाई कोर्ट के जज थे, जिनके घर में कैश मिलने की खबरें आई थी वर्मा साहब के में, और जिसके बारे में आपको पहले बताया था हमने कि जुडिशरी के यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को किसी को भी हटाना होता है तो इसकी एक तय प्रक्रिया होती है। तो वो तय प्रक्रिया अभी फिलहाल संसद और उसके द्वारा 3 सदस्यीय जो इंक्वायरी कमेटी गठित की गई थी, उसकी जो रिपोर्ट पेश की गई, अब उसके चांसेस हैं कि मॉनसून सेशन में वो रिपोर्ट जो है टेबल की जाएगी। तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दे 2 समझने हैं। आपको पता है कि जस्टिस वर्मा साहब ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा दे दिया है का मतलब ये है कि उनके जितने भी पद के जो दायित्व हैं, वो समाप्त हो चुके हैं। उनकी जो सैलरीज़ वगैरह पूरी बंद हो चुकी हैं, और उसी तरीके से उन्होंने अपना वापस से लीगल प्रोफेशन यानी एडवोकेट का जो प्रोफेशन है, लॉयर का जो प्रोफेशन है, उसको रीस्टार्ट करने के लिए उन्होंने कई सारी जो एप्लीकेशन लगाई हैं, एक तरह से वो भी रिन्यू होने की खबरें हैं। तो यहाँ पर संवैधानिक क्वेश्चन आपको 2 समझने होंगे कि क्या पार्लियामेंट जो है एक ऐसा जज जो कि ऑलरेडी रिटायर हो चुका है, उसके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव या उसको हटाने के प्रस्ताव ला सकती है क्या? और अगर वो नहीं हटा है, तो फिर क्या वो बिना हटे एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट यानी जज की पोस्ट को ग्रहण करते हुए क्या वो बार में या फिर लॉयर की प्रैक्टिस कर सकता है क्या? तो ये दोनों मैटर आपको इस तरीके से समझने होंगे कि भैया अगर पार्लियामेंट ये माने ना कि प्रॉपर तरीके से जो मतलब इस्तीफा दिया गया है वो जब तक एक्सेप्ट नहीं होता है, तब तक हमें जो है उनको इम्पीच करने की परमिशन होती है या उसमें कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन नहीं आता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मैटर का अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट का मैटर ये कहता है कि कोई भी जज जिसने इतनी हाई पोस्ट पर रहते हुए अपना अगर इस्तीफा सेंड कर दिया है तो ऑटोमेटिकली जो है वो लागू हो जाता है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला माना जाता है तो इसका मतलब है जस्टिस वर्मा हैज ऑलरेडी रिटायर्ड, he already given his resignation and there is no point in which parliament can proceed further with his impeachment motion। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर पार्लियामेंट के पास पावर होते हैं। लेकिन वहां पर दूसरा जो क्वेश्चन निकलता है वो ये कि भाई जज रहते हुए आप जो हैं लॉयर का प्रोफेशन कैसे निभा सकते हैं? तो ये 2 ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं। मैंने आपको समझा कि हो सकता है आपको इस पर्टिकुलर विवाद में अगर समझ में ना आए तो मैं आपको सही से उसको समझा दूं। हमारे यहाँ पर जो रिमूवल प्रोसेस है ना जजेस की, वो एक वेल डिफाइंड प्रोसेस है। इम्पीचमेंट का मतलब ये होता है कि किसी भी पर्सन जो भी उस पावर को निभा रहा है या रेस्पॉन्सिबिलिटीज को निभा रहा है, उसको वहां से उन उत्तरदायित्वों को रोका जाए।